नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, एशियाई मार्केट की शुरुआत कैसी नजर आ रही है, और इसके अलावा खबरों के दम पर फोकस कहाँ है, कौन कौन से अहम नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, और इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कमोडिटी मार्केट का एक्शन, ये तमाम चीजें हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एशियाई मार्केट से। और आज भी हम देख रहे हैं कि काफी मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी में कल तो मजबूती थी, लेकिन आज हल्की वीकनेस दिखाई दे रही है और करीब 33 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी है इस वक्त लाल निशान में। इसके अलावा जापान के बाजार भी 117 अंक नीचे है, चीन के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के बाजार को देखेंगे तो वहां पर करीब 56 अंकों की तेजी है और कॉस्पी के मार्केट्स भी करीब 8 अंकों की मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ से भी काफी मिक्स्ड क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त एशियन मार्केट से। वहीं ग्लोबल बाजार में की बात करें तो काफी सारे डेवलपमेंट वहां पर हुए हैं। नतीजों का सीजन तो चल ही रहा है। कल बाजार बंद होने के बाद भी काफी सारे अहम नतीजे आए हैं और उसके अलावा इस बीच कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी आ रहे हैं, डेटा भी आ रहे हैं जिस पर कि बाजार रिएक्ट कर रहा है। तमाम बॉन्ड और कमोडिटी मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तो उसका भी असर हम देख रहे हैं बाजार पर। और इसके अलावा ये पूरा हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कुछ इकोनॉमिक डेटा आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे और वो डेटा पर फेड की भी नजर होगी। 2 से 3 में फेड की पॉलिसी बैठक भी है और उसके अलावा उसके पहले कुछ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी आएंगे जिस पर की बाजार की नजर बनी रहेगी। अगर कल के सेंटिमेंट्स की बात करें तो कल वीकनेस ही देखने को मिली है बाजार में, क्योंकि सबसे पहले तो बात करें जो नतीजे वहां पर एक के बाद एक निकल कर आ रहे हैं, उसके चलते हम देख रहे हैं कि दबाव बना हुआ है स्पेशली बैंकिंग स्पेस से। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के नतीजे परसों आए थे, नतीजे वीक थे, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार बैंकिंग स्पेस में स्पेशली रीजनल बैंक्स में कमजोरी बनी हुई है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का शेयर कल 49% टूटा, भारी गिरावट वहां पर देखने को मिली। और उसके बाद जो अन्य बैंक्स थे वहां पर वेस्टर्न एलायंस बैंकॉप, चार्ल्स स्क्वैब, वहां पर भी 4 से 5% की गिरावट थी। पैक वेस्ट देखेंगे वहां पर भी 9% की गिरावट थी। तो कल बैंकिंग शेयरों में काफी दबाव था और ऐसा ही कुछ यूरोप के बाजारों में भी हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक में जो प्रेशर है वो इस वक्त ग्लोबली देखने को मिल रहा है और उसका असर दूसरे मार्केट्स पे भी हमने देखा। इस बीच अप्रैल यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के भी आंकड़े हैं जो कि 9 महीने के निचले स्तर पर थे, जो अब कहीं ना कहीं मंदी को इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसके बाद ये भी हो सकता है कि फेड के आने वाली पॉलिसी में वो अपने जो रुख है उसको थोड़ा नरम करे, लेकिन अभी भी कुछ इकोनॉमिक डेटा आने वाले हैं। शुक्रवार को पीसी इंडेक्स आएगा जिस पर कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है, तो वो आंकड़े भी आएंगे जिस पर की बाजार की नजर रहेगी। फिलहाल ये जो नंबर आए हैं ये कहीं ना कहीं मंदी का इशारा कर रहा है। हालांकि नए होम बिक्री के आंकड़े अनुमान से बेहतर नजर आए हैं, 6.83 लाख पर ये आंकड़े आए थे, बट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत ही कमजोर आया है जो कि मंदी का इशारा दे रहा है इस वक्त। इसके अलावा कुछ और नतीजे जो आए बाजार बंद होने के बाद जिसका की रिएक्शन हम आज देखेंगे, इसमें माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट ने अपने नतीजे घोषित किए। क्लाउड कारोबार में दोनों ने ही काफी अच्छा प्रदर्शन किया जिससे कि अनुमान से बेहतर नतीजे नजर आ रहे हैं। और इस बीच मैकडॉनल्ड्स और पेप्सिको के नतीजे भी अनुमान से बेहतर थे। और आज कुछ ट्रैवल कंपनी बोइंग और स्पिरिट एयरलाइंस ये सभी फोकस में रहेगी क्योंकि ये सब कंपनियां भी अपने नतीजे जारी करेंगी। तो ये तो बात हुई यूएस मार्केट्स की। यूरोप के बाजारों में भी हाल कुछ ऐसा ही था। यूबीएस के मुनाफे में 52% की गिरावट देखने को मिली जिसके चलते 3% की गिरावट वहां पर थी। और इसके अलावा वहां पर भी बैंकिंग शेयरों में प्रेशर हमने देखा। और इस बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड के हव पिल का कहना है कि रिसेंट इवेंट्स को देखते हुए हो सकता है कि ब्याज दरों में जो तेजी से बढ़त हो रही थी उसमें कुछ धीमापन देखने को मिले। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो अभी कुछ डेटा जो आने वाले और फेड पॉलिसी के पहले हम देख रहे हैं बॉन्ड मार्केट में हल्की नरमी है। यूएस में जो कमजोर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के बाद हमने देखा सोने में एक हल्की तेजी देखने को मिली। और मंदी का डर और मजबूत डॉलर के चलते कच्चा तेल अब $80 के जो लेवल है उस स्तर को टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। क्रिप्टोज में भी हम अच्छी बाइंग देख रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां पर इक्विटी मार्केट में सेंटिमेंट थोड़े डरे हुए हैं, थोड़ा कॉशियस सेंटिमेंट है, उसका असर हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ क्रिप्टो में भी है, पिछले काफी समय से दायरे में कारोबार कर रहा था लेकिन वहां पर कल हमने देखा कि काफी अच्छी तेजी लौटते हुए दिखाई दी। तो ये है ओवरऑल पूरा सेंटिमेंट मार्केट का। काफी मिक्स्ड क्यूज निकल कर आ रहे हैं और अब कुछ रिजल्ट्स और इकोनॉमिक डेटा है आने वाले समय में इस पूरे हफ्ते जिस पर की बाजार की नजर रहेगी और वो आगे की चाल तय करता हुआ नजर आएगा।
अब आगे आपको बताते हैं कि एफआईआईज और डीआईएस का अपडेट क्या है। तो कैश मार्केट में एफआईआईज ने 407 करोड़ की बिकवाली की है। घरेलू निवेशकों की बात करें तो वो 560 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 527 करोड़ की खरीदारी है एफआईआईज की, और इंडेक्स ऑप्शन में 14,797 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईआईज का। चलिए, इन तमाम संकेतों को देखते हुए अब बाजार पर रणनीति आज क्या होनी चाहिए, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी भी, अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी भी होने वाली है। तो उसके पहले किस तरह के ट्रेड यहाँ पर अपनाने चाहिए, ये बात समझ लेते हैं। और क्वांटिफाई कैपिटल के सौरभ सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। इस वक्त जो सेंटिमेंट्स बन रहे हैं ग्लोबली, और उसको देखते हुए हमारे भारतीय बाजारों के लिए भी इवेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगले कुछ हफ्ते। तो ऐसे में किस तरह का ट्रेड ले निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा। निफ्टी की अगर बात करें और बैंक निफ्टी दोनों में, पिछले 2 दिनों में बुल्स ने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। निफ्टी में लोअर लेवल से एक शार्प बाइंग देखने मिली है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये मोमेंटम चल रहा है ऑन द अपसाइड, और तेजी आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। तो निफ्टी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह होगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 17,650 का मेंटेन करना है, और ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 18,000 तक की तेजी निफ्टी में नियर टर्म में देखी जा सकती है। बैंक निफ्टी में 42,500 पे जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है 42,500 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में भी एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। और ऑन द अपसाइड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 43,000, तो वहां तक तेजी देखी जा सकती है। और जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मार्केट लोअर लेवल पे शार्प बाइंग देखने मिल रही है, मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की रणनीति दोनों इंडाइसेस में अपनानी चाहिए। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। निफ्टी में 18,000 का टारगेट और बैंक निफ्टी में भी तेजी कर सकते हैं आप 43,000 के टारगेट के लिए। ये दोनों रणनीति आपको सुझा दी गई है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए, कोई भी करेक्शन मिलता है तो खरीदारी के मौके ढूंढिए। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से सौरभ? मेरा पहला पिक रहेगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में देखिए तो कल के सेशन में जो 6,000 का लेवल था, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से ब्रेक किया है स्टॉक ने, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और जिस तरीके से स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद किस लेवल को ब्रेक किया है, चांसेस है ऑन द अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो। हालांकि आज रिजल्ट है तो थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है, बट रिजल्ट के पहले किसी को प्रीएम्प्ट करना है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। एक 6,000 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। ऑन द अपसाइड 6,300 की तेजी बजाज फाइनेंस में नियर टर्म में देखी जा सकती है। दूसरा पिक भी ऑन द लॉन्ग साइड रहेगा आईजीएल। आईजीएल के स्टॉक को अगर देखें तो एक महीने में ऑलमोस्ट 20% की तेजी दिखा चुका है। और अभी भी जिस तरीके से स्टॉक में कंटिन्यूस इसका 10 डे मूविंग एवरेज होल्ड हो रहा है, किसी भी स्टॉक में अगर अपना 10 डे मूविंग एवरेज होल्ड होता है तो इंडिकेट करता है कि ट्रेंड काफी सुपर स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरीके से स्टॉक में बिल्कुल भी पुल बैक नहीं आ रहा है, हर गिरावट पर बाइंग हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर और बड़ा मोमेंटम नियर टर्म में देखा जा सकता है। एक 490 के स्टॉप लॉस से आईजीएल में खरीदारी की सलाह होगी और 510 की तेजी नियर टर्म में देखी जा सकती है। ओके, तो आईजीएल पर नजर रखिए। और इसके अलावा बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक भी अच्छा लग रहा है, खरीदारी करने के लिहाज से आप इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। ऑलराइट सौरभ, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति हमें सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं नतीजों की। खबरों वाले शेयर्स भी ढेर सारे इन्फ्लोज आ रहे हैं, रिजल्ट्स के भी और खबरों के लिहाज से भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नतीजों से शुरुआत कीजिए। जी गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है बजाज ऑटो के नंबर्स पे फोकस करेंगे तो देखा जाए तो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू और एबिडा की अगर मार्जिन्स की बात करें तो एनालिस्ट एस्टिमेट से ज़्यादा आए हैं, हालांकि पैट जो है इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहा है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर के नतीजे भी जो है ऑलमोस्ट गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू इनलाइन रहा है और मार्जिन्स और पैट जो है वो अबव एस्टिमेट्स रहे हैं। और याद रखिए जो डबल डिजिट ग्रोथ है वो एडेड हुई है फूड बिजनेस के लिए और आगे जाते हुए ग्रीन शूट्स दिखने वाली है टी बिजनेस में, ये मैनेजमेंट कमेंट्री आया है। तो आप कह सकते हैं दोनों दिग्गज निफ्टी कंपनीज के अच्छे नंबर्स आए हैं। इसके अलावा कैश और वायदे बाजार वाले स्टॉक्स भी फोकस में लाते हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेस के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। निप्पॉन इंडिया एएमसी, इनके भी जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। और कल एचडीएफसी एएमसी के भी कॉल हुई थी जहाँ पे कमेंट्री जो है लार्जली आप कह सकते हैं मिक्स्ड देखने मिली थी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स देखें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आई है। एसेट क्वालिटी में जो है अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, ये बात जरूर कहेंगे। अनंतराज स्मॉल कैप कंपनी है, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट का कंपनी है, यहाँ पे अच्छे नतीजे देखने मिले और स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और यहाँ पे मार्जिन्स में भी जो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिली है। महिंद्रा ग्रुप की एक और कंपनी महिंद्रा सीआई ऑटो
ऑटोमोटिव्स भी फोकस में रहेंगे और लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पे हमें देखने मिली है। रैलिस इंडिया की बात करें तो ओवरऑल जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है और याद रखिए जो ग्लोबल एग्रोकेमिकल डिमांड है ऑफ कोर्स उसमें भी जो है इम्पैक्ट थोड़ी पड़ रही है, तो यहाँ पे हमें रैलिस इंडिया में भी देखने मिल रहा है। वीएसटी इंडस्ट्रीज वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं और ओवरऑल देखा जाए तो मार्जिन्स और प्रॉफिट में जो है गिरावट आया है, हालांकि 150 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया है। दालमिया भारत के बारे में बात करें तो ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है, लेकिन याद रखिए सीमेंट कंपनीज की प्राइसिंग पावर में इशू ज़रूर हो रही है अभी, लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है वो जो है अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है। और आखिर में मैं बात करूंगा टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का, जहां पे ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है और हालांकि आप कह सकते हैं लॉसेस ज़रूर नैरो हुए हैं, पर अभी भी लॉसेस के ही रेंज में जो है कंपनी चल रही है। तो टाटा स्टील लॉन्ग के कमजोर नंबर्स और बाकी नतीजों का एनालिसिस भी अभी शरद आपको बता रहे थे। शरद, नंबर्स तो ढेर सारे आए, खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी पहले पूजा मैं बता देता हूँ ट्रिगर्स क्या है। मैनकाइंड फार्मा का दूसरा दिन का सब्सक्रिप्शन है, पहले दिन 15% जो है सब्सक्राइब हुआ है और निफ्टी के आज जो है बड़े नतीजे आ रहे हैं। एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ, एसबीआई लाइफ, मारुति सुजुकी और बजाज फाइनेंस और विप्रो का जो है आज बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होने वाला अगले 2 दिन तक, जहाँ पे कल जो है बायबैक के भी जो है डिटेल्स आ जाएंगे और सोम डिस्टिलरीज फोकस में रहेगा जहाँ पे जो राइट्स इशू आज ओपन होंगे। लेकिन कुछ शेयर्स है जो फोकस में रहेंगे, आईटीसी फोकस में रहेगा। ऑफकोर्स वीएसटी के नंबर्स जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले और उनके जो मेन एरियाज हैं यूपी बिहार पे, वहाँ पे डिस्ट्रेस हुई है क्योंकि शॉर्टेज हुई है रेनफॉल की। और इसके अलावा एनालिस्ट का मानना है कि मार्केट शेयर लॉस हो सकता है कंपनी को और आईटीसी को बेनिफिट हो सकता है, तो इसको ज़रूर फोकस में रखिएगा। कल सीजी कंज्यूमर का कॉन कॉल हुआ था, ऑफकोर्स स्टॉक में गिरावट भी आया था और यहाँ पे कंपनी कह रही है कि कंपनी फोकस करेगी वॉल्यूम ग्रोथ पे और एब्सोल्यूट प्रॉफिट पे और प्रॉफिट मार्जिन पे ज़्यादा अभी फोकस नहीं रहेगा। जो नए सीईओ आ रहे हैं वो डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन पे फोकस करेंगे, लेकिन याद रखिए ब्रोकरेजेस डाउनग्रेड किए तो आज भी लगता है स्टॉक प्रेशर में हो सकता है। इप्का यूनिकेम के लैब्स की कॉन कॉल हुई है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है कल हमने देखा था स्टॉक में भारी गिरावट आई थी क्योंकि मार्जिन्स में प्रेशर पड़ेगा दोनों कंपनी का। यहाँ पे कंपनी कह रही है कि 300 करोड़ का एबिडा यूनिकेम लैब में वो एक्सपेक्ट कर सकता है अगले 2 साल में। 1700 से 1800 करोड़ का टर्नओवर यूनिकेम लैब्स में हो सकता है और लगभग 3000 करोड़ के एसेट्स जो है यूनिकेम लैब्स के पास अभी अवेलेबल है करंटली। तो एक टाइप से कह सकते हैं अपडेट आई है, स्ट्रेटेजिक अपडेट कहेंगे। उग्रो कैपिटल की बात करें तो फंड रेजिंग के बारे में बोर्ड मीटिंग होगी, 15 मई को ये मीटिंग है। संदूर मैंगनीज भी फोकस में रहेगा। अब याद रखें यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है अपनी आयरन और प्रोडक्शन को लगभग 3 गुना बढ़ाने का, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। और याद रखिए थोड़ी ट्वीक्स भी हो रही है मेटलो माइनिंग एक्ट्स में, तो यहाँ पे ज़रूर इसमें फोकस रखिएगा। एमसीएक्स में जो उनके सीटीओ शशांक साठे रिज़ाइन किए हैं और अब याद रखिए बहुत दिन से जो एक ओवरहैंग था स्टॉक का, जो एटलीस्ट 30 जून तक जो है 63 मून्स जो है इनके सॉफ्टवेयर सर्विसेज देंगे, तो वो उसका भी पेन देखने मिल रहा है। तो इंटरेस्टिंग रिएक्शन होगा स्टॉक में। गुजरात बेस्ड कंपनीज भी फोकस में रहेंगे जैसे कि जीएसएफसी, जीएसपीएल, जीएनएफसी। जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है इंपॉर्टेंट रूल्स लाए हैं जहाँ पे बाईबैक जो होगी नेटवर्थ जो कंपनीज के एटलीस्ट 2000 करोड़ या कैश लेवल्स 1000 करोड़ के होंगे। बोनस भी होने वाले हैं जहाँ पे रिजर्व्स या 10 टाइम इक्वल उनके इक्विटी कैपिटल पे आए और ये सब अन्य जो चेंजेस आए हैं। तो ओवरऑल जो है कॉर्पोरेट एक्शंस के चेंजेस पे रूलिंग आई है आपके गुजरात बेस्ड कंपनीज के लिए और एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। आईजीएल भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे ऑर्डर आई है अथॉरिटी से जहाँ पे नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में जो है कवरेज दिया गया है। ऑफकोर्स नोएडा और एरिया में फुल कवरेज इन्हें मिला है और पार्शियल कवरेज जो है आपको फरीदाबाद और गुरुग्राम में मिला है। सीएमएस इन्फो में डील हुई है जहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने लगभग 8 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन की है और ऑलरेडी ये होल्ड कर रहे थे ऑलमोस्ट 2.5% स्टेक कंपनी में। स्टोवक्राफ्ट में इमर्जिंग बिजनेस फंड ने लगभग 3 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है, मतलब कि 1% स्टेक। और याद रखिए इस कंपनी में आशीष कचोलिया जी का भी अच्छा स्टेक है, ऑलमोस्ट 1.757% स्टेक। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स ने भी क्लैरिफिकेशन आई है, कल न्यूज़ आई थी उनकी पिकिंग अप स्टेक के एमजी हेक्टर बीवाईडी इंडिया में। यहाँ पे वो जो है कंपनी का बयान आया है कि कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है कंपनी कर रही है जहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि यहाँ पे जो है एक्विजिशन हो। और आखिर में टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे लॉन्ग टर्म रेटिंग को अपग्रेड किया गया एसएनपी से बीबी से बीबी माइनस था और आउटलुक स्टेबल है। और वो एसएनपी कहने की जो कैश फ्लोज होने वाली है अगले 12 से लेकर 18 महीना में वो जो है स्ट्रेंथन कर सकती है क्रेडिट प्रोफाइल कंपनी को। और हाल ही में पूनावाला फिनकॉर्प को भी जो है AAA रेटिंग मिली थी आपके क्रिसिल केयर रेटिंग द्वारा, तो इसको भी ज़रूर आप फोकस में रखिएगा रेटिंग एजेंसीज में क्या मूवमेंट्स होती है। लेकिन बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं
तो इसको ट्रैक करना भी हमें कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे दर्शकों को ईटी नाउ स्वदेश के लिए जितना हो सके उतना जल्दी आपको दे पाएँ। बिल्कुल शरद, काफी ढेर सारे न्यूज क्लोज थे, लेकिन हम उसका पूरा एनालिसिस करके भी आपको बताते हैं कि इसका रिएक्शन कंपनियों पर क्या पड़ सकता है। तो ढेर सारे अहम नतीजे भी आए हैं, ढेर सारी अहम खबरें भी आई हैं, कोई इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो इस वजह से एक एक स्टॉक और उसका पूरा एनालिसिस अभी शरद आपको बता रहे थे। ऑलराइट, तो इन तमाम खबरों पर और इस पर क्या एक्शन दिख सकता है आज, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रोकरेज हाउस की। यहाँ पर उनके रिपोर्ट्स में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, उनके रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ मौजूद हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम बजाज ऑटो के साथ। चौथे तिमाही के नतीजों के बाद ये स्टॉक फोकस में है। काफ़ी सारे ब्रोकरेज नोट्स आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। मॉर्गन स्टैनली ने इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी 5063 तक बढ़ाया है और जेपी मॉर्गन की तरफ से जो टारगेट प्राइस है वो है 5150 प्रति शेयर का। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि सुधरते मिक्स के चलते बजाज ऑटो ने करीब 1720 करोड़ का EBITDA रिपोर्ट किया है। रिकवरी इन एक्सपोर्ट्स एक की फैक्टर है कंपनी के लिए जो मॉनिटर करना ज़रूरी है और ओवरऑल उन्होंने अपनी EPS अनुमान को FY24 के लिए 8% से बढ़ाया है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन का मानना है कि EV वॉल्यूम मोमेंटम एक री रेटिंग ट्रिगर रह सकता है स्टॉक के लिए और ओवरऑल उनका मानना है कि सारे कैटलिस्ट पे आउट करने तक रुकना नहीं चाहिए और इसी के चलते उन्होंने ओवरवेट की राय को बरकरार ज़रूर रखा है और अपना वैल्यूएशन भी मल्टीपल भी 16 टाइम्स से बढ़ाकर 18 टाइम्स कर दिया है। इसके अलावा इंडियन होटल्स अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि ये कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड फ्रेंचाइज को लेवरेज कर रहे हैं। बिजनेस मिक्स चेंज के चलते हायर ROCEs और मजबूत FCF यील्ड्स नज़र आ सकते हैं और इनफैक्ट उनका मानना है कि ROCE इंडियन होटल्स के लिए एक नई ऊंचाई पर रह सकता है। एसेट लाइट ग्रोथ और नए बिजनेस सेगमेंट्स भी की ड्राइवर्स है कंपनी के लिए और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 412 प्रति शेयर का कर दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो बजाज ऑटो पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, उसके अलावा इंडियन होटल्स और इंडियन स्ट्रैटेजी पर जेपी मॉर्गन ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है, तो इस पर आज हमारी नज़र रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और क्विकली कुछ नतीजों पर फोकस करते हैं। आज अहम नतीजों में मारुति सुजुकी अपने नंबर्स घोषित करेगी, ये आज का अहम ट्रिगर है जिसके चलते आज तमाम ऑटो कंपनीज भी फोकस में रहेंगी। और नतीजे कैसे रह सकते हैं ये बताने के लिए सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, बताइए। इस बार मारुति सुजुकी की बात करें तो सबसे अहम होगा कंपनी के मार्जिन्स देखना, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 9.8% पे कंपनी के मार्जिन्स दर्ज हुए थे। इस बार 10.5% के आसपास हम ये आंकड़ा की उम्मीद कर रहे हैं और अगर 10% से ज़्यादा मार्जिन्स आते हैं तो Q2 FY21 के बाद हम देखेंगे कि कंपनी अपने मार्जिन्स 10% से ज़्यादा पोस्ट करेगी। तो सबसे अहम ये आंकड़ा होगा देखना, बट इसके अलावा सभी पैमानों पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि तिमाही दर तिमाही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय की बात करें तो 12.5% की ग्रोथ की हमारी उम्मीद है। EBITDA में 21.5% के उछाल की हम उम्मीद कर रहे हैं। 3441 करोड़ हमारी उम्मीद है। मार्जिन हमने बताया ही कि 10.5% के आसपास हम अनुमान लगा के चल रहे हैं और मुनाफे में 6.5% के ग्रोथ के साथ 2502 करोड़ ये आंकड़ा आते हुए दिख सकता है। रियलाइजेशंस की बात करें तो जिस तरीके से कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए हैं, वॉल्यूम्स इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं, वहां पे 3% की ग्रोथ रहेगी। SUV का जो मार्केट शेयर है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार तो नहीं हुआ है, पर हाँ देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आगे के लिए किस तरीके का कंपनी आउटलुक देख रही है। काफ़ी सारे नए लॉन्चेस भी हुए हैं, उसको लेकर भी क्या बुकिंग नंबर सामने आ रहे हैं उस पर भी नज़र रहेगी। और आखिरी में जो कि डीलर्स अभी हाईलाइट कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो कार की बुकिंग नंबर्स है उसमें थोड़ी कटौती हो रही है, उस पर कंपनी का क्या कहना है इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो मारुति सुजुकी के नंबर्स का इंतजार है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो मारुति सुजुकी नंबर्स आ जाएंगे और अहम नंबर्स हैं जिस पर की हमारी नजर होगी। चलिए कमोडिटी मार्केट की, हमारे साथ केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया मौजूद है फोन लाइन पर। अजय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। आज किस तरह की रणनीति अपना के चले कमोडिटी मार्केट में? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट था जहाँ पे हमने देखा डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 102 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये हफ्ते में। बुलियन में अगर बात करें तो गोल्ड इस वक्त भी इंटरनेशनल में $2000 पे एग्जिट ट्रेड कर रहा है।
डोमेस्टिक मार्केट में कल लोअर लेवल से रिकवरी जरूर थी, बट सेल ऑन रैली का ही रणनीति बना के बुलियन में ट्रेड करना चाहिए। जहाँ पे गोल्ड में 60,350 पे बेचिए, 60,600 का स्टॉप लॉस रहेगा, 59,800 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड कल चांदी में ज्यादा गिरावट थी और आज भी कंटिन्यू रह सकती है, तो 74,800 के करीब चांदी बेचिए, 75,500 का स्टॉप लॉस रखिए, 73,400 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें तो कल हमने एक काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा है डिमांड कंसर्न को लेकर, तो आज भी थोड़ा बाउंस मिल सकता है। 64.20 पे कच्चे तेल को बेचेंगे, 6550 के स्टॉप लॉस है, 6220 तक के टारगेट बनेंगे। एंड लास्ट में अगर बेस मेटल की बात करें तो चाइना से जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर रही, जिसकी वजह से मार्केट में कंटिन्यू दबाव बना हुआ है। कल भी हमने कॉपर और जिंक दोनों में ही बड़ी गिरावट देखी थी। आज के लिए भी 745 पे कॉपर को बेचिए, 749 के स्टॉप लॉस से 732 तक के टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं जिंक के अंदर भी 236 के बाउंस पे बेच के चलिए 228 के टारगेट के लिए। ऑलराइट अजय, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आज कमोडिटी मार्केट में दबाव देखने को मिल सकता है हर स्पेस में, तो सभी सेगमेंट में सभी स्पेसेस में आज बिकवाली करने की राय। कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रखते हैं इक्विटी मार्केट से, और यहाँ पर प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है परसिस्टेंट सिस्टम्स। कल नतीजे आए और आज यहाँ पर तेजी की उम्मीद की जा रही है 4,520 के लेवल्स के लिए, और इनका दूसरा कॉल है पिरामिड एंटरप्राइजेस पर। यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए, 760 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस 700 का ये सुझाव है। कोटक सिक्योरिटीज ने 3 रणनीति सजेस्ट की है। पहला है रिलायंस, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 2,420 के लक्ष्य के लिए। दूसरा है आरसीएफ, 115 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आरसीएफ में, स्टॉप लॉस होगा 103 का। और टाटा केमिकल में बिकवाली की राय ये दे रहे हैं, 960 का स्टॉप लॉस लगाइए और 900 के लेवल्स तक की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे,